वेलकम दोस्तों। आज हम एक रियल लाइफ सिंघम, सच में रियल लाइफ में एक नॉन करप्ट, जबरदस्त, स्ट्रिक्ट और विजनरी ऑफिसर का पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं। श्री नूरुल हसन सर, जो कि वर्धा डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहे। इनकी अचीवमेंट, ये कैसे दबंग है और कैसे नॉन करप्ट है और बहुत विजनरी ऑफिसर है, मैं 2 मिनट में आपको संक्षिप्त में इनका ब्यौरा देता हूँ। सर ने सैंड माफिया पे 296 एफआईआर, 81 करोड़ का सैंड सीज किया। इलीगल लिकर में 14,000 एफआईआर, 44 करोड़ का माल जब्त किया। गैम्बलिंग में 1250 एफआईआर, 3 करोड़ की कैश जब्त हुई। सर ने कई बार कुछ गैंग्स पे मकोका लगाया, 182 तड़ीपार थे। इन सारे चीजों की वजह से मर्डर रिडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट 40% से कम हुआ। क्राइम में कन्विक्शन देखा गया वर्धा में 62% का। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने की बात नहीं थी। सर ने बहुत ही सेंसिटिवली एक कॉमन पब्लिक के साथ कैसे पुलिस जुड़े, कैसे कोई कॉमन पब्लिक उनसे ना डरे, हर बंदा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास पहुंच पाए, इसलिए खुद का पर्सनल नंबर सबके साथ शेयर किया। हर छोटे मोटे बंदे के पास एसपी का नंबर था। विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम था। हर विजिटर जो आ रहा है उसे बैठने के लिए जगह मिलेगी, उसका एक टोकन नंबर मिलेगा और उसे पीने के लिए पानी मिलेगा। उसे पूरे रिस्पेक्ट के साथ सर के केबिन में लेकर बैठाया जाएगा, किसी को ह्यूमिलेट नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ एक ई दरबार, ई संवाद जैसे बहुत सारे अलग अलग थानों में जब कनेक्ट होने की जरूरत होती है तो उन्हें सीधा ऑनलाइन कनेक्ट कर दिया गया, ताकि कोई भी अपनी जिम्मेदारी का टालम-टाली ना कर सके। हर एक को उसी जगह पे जवाबदेही थी। जो अर्जी सर के पास आती है वो 10 सेकंड के अंदर व्हाट्सएप से संबंधित थानों के पास चली जाएगी और उस अर्जीदार के पास हर बार उस केस की अपडेट व्हाट्सएप के थ्रू मिलते रहेगी, तो उसे हर बार कोई घुमा नहीं पाएगा। इसी के साथ पूरे डिपार्टमेंट में, उनके टेन्योर में कोई भी एंटी करप्शन ट्रैप नहीं हुआ, एक भी डेथ इन कस्टडी नहीं हुई। मतलब बहुत ही सेंसिटिवली हर केस को हैंडल किया गया और बहुत जबरदस्त एक सिस्टम उन्होंने सैंक्शन कराई थी, सीसीटीवी बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम, जो वर्धा शहर और हिंगनघाट शहर में इंप्लीमेंट किया जाएगा आने वाले दिनों में। पूरा क्रेडिट नूरुल हसन सर का था उसमें। उन्होंने क्यूआर कोड से पेट्रोलिंग सिस्टम जनरेट करी कि कोई भी सेंसिटिव एरिया में हर पुलिस वाले को जाना होगा, वहां पे क्यूआर कोड स्टिक किया गया था, उनको वहां जाके वहां पे उसको स्कैन करना था। इतने सारे अचीवमेंट हम उनके खुद के तरीके से जानेंगे, उनके खुद की जबानी। देखते रहिए, ये पॉडकास्ट बहुत जबरदस्त रहेगा, रियल टाइम सिंघम का, श्री नूरुल हसन के ऊपर। हेलो वीवर्स, वेलकम टू योर फेवरेट पॉडकास्ट चैनल अनफिल्टर्ड स्टोरीज विद पंकज मानेकर। एक्चुअल में आज हमारे साथ एक बहुत ही यंग और डायनामिक पर्सनालिटी है, जिनको वर्धा जिला के दबंग एसपी इस नाम से जाना जाते हैं और बहुत ही निडर, बहुत ही कर्तव्य दक्ष और आज तक सबसे बेस्ट रिकॉर्ड देने वाले एसपी हमारे डिस्ट्रिक्ट को जो प्राप्त हुए, उनमें से एक श्री नूरुल हसन सर। सर, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप हमारे पॉडकास्ट के लिए इतना आपका अमूल्य टाइम दे रहे हैं। टू बिगिन विद सर, सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों में एक क्यूरोसिटी ऐसी बनी है कि जब से नूरुल हसन सर आए तब से मोस्टली एक जो लेना देना वाला जो पोर्शन था वो अचानक से बंद हो गया डिस्ट्रिक्ट में, और एक कॉमन मैन को वो एक अथॉरिटी आ गई कि अब मेरे साथ पुलिस प्रशासन खड़ा है। जो नॉर्मली जब कोई पुलिस दिखता है तो पब्लिक भाग जाती है, एक नॉर्मल परसेप्शन तो उनसे डरने का होता है, पर सर जब से आप आए तब से ये बिल्कुल बंद हो गया। क्या सोच लेके आप इस, मतलब जब आपने वर्धा डिस्ट्रिक्ट या आपने जब आईपीएस इस फील्ड में एंटर किया तो ये वाला बदलाव जो बहुत कम देखने को मिलता है सर, आप में वो दिखा है। क्या सोच लेके आप सच में उतरे थे? नहीं, सोच तो यही थी कि जो हमारे महाराष्ट्र पुलिस का जो लोगो है, तदरक्षणाय खल निगराणाय, वो लोगों से इंस्पिरेशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने की जवाबदारी कहीं काफ़ी हद तक प्रशासन की है और पुलिस प्रशासन का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। ख़ास करके जब किसी के ऊपर इनजस्टिस होता है तो उस जस्टिस को दिलाने के लिए पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैंने जब चार्ज लिया तो मैं लोगों से मिलता था, लोगों को बताता था कि मेरा पहला मोटिव ये रहेगा कि इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे वीक आदमी है, उसको भी ये फ़ील होना चाहिए कि इस डिस्ट्रिक्ट का एसपी उसके पीछे खड़ा है।
राइट। और उसको ये फ़ील होना चाहिए कि मेरे साथ न्याय होगा। ये चीज़ मैं करने के लिए जो-जो संभावित स्टेप्स रहेंगे, वो मैं हर स्टेप्स लूँगा। तो उसके लिए मैंने एक्स, वाई, ज़ेड बहुत सारे स्टेप्स लिए, जिसमें कि अपना नंबर पब्लिक करना, रेगुलर रिव्यू लेना, कोई किसी ने कॉल किया तो उसकी समस्याओं को सुनना, विज़िटर से मिलना, चीज़ों को चेंज करना। देयर आर एक्स, वाई, ज़ेड एंड इनफ रीज़न्स, इनफ स्टेप्स वर टेकन सो दैट पुलिस प्रशासन रिस्पॉन्सिबल बन पाए। राइट। सर, एक ओवरऑल परसेप्शन में अगर हम देखें तो एक आईपीएस ऑफिसर के लिए सबसे चैलेंजिंग सिचुएशंस होती क्या है? चैलेंजिंग आप एक आईपीएस ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट में बैठा है, उसके लिए बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशन है। मैं कहूँगा कि उसमें वो जो एक शेर है कि आपको तीर भी चलाने हैं हम्म। और परिंदे भी बचाने हैं। ओके। मतलब तो वो एक बोला जाता है कि आपको एक ऐसा बैलेंस रखना पड़ता है जिसमें आप तलवार की वो जो धार है, उसके ऊपर आपको चलना पड़ता है। हम्म। अगर आप थोड़ा भी इधर-उधर होंगे तो वो या तो तलवार आपको लग जाएगी या आप नीचे गिर जाएँगे। राइट। सो एक आईपीएस ऑफिसर्स के लिए या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी बंदा काम कर रहा है, एक फाइन बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। लोगों की एक्सपेक्टेशन, रूल ऑफ लॉ और जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके बीच में, इन तीनों के बीच में फाइन बैलेंस मेंटेन करते हुए आपको चलना यही पड़ता सबसे है। बड़ा चैलेंज है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। दिस इज़ ओके। द बिगेस्ट चैलेंज बिकॉज़ पब्लिक आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप एकदम आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन दें। हम्म। अ, पत्रकार आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एकदम ही आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन दें हम्म। और आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन आपको देना भी चाहिए। राइट। लेकिन जो प्रैक्टिकल रियलिटी है, प्रैक्टिकल रियलिटी में चीज़ें डिफरेंट होती हैं, जिसमें कि लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं। हम्म। जो समाज में जो सो कॉल्ड पावरफुल अ, वर्ग रहता है, उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। कुछ पुलिस वालों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, हम्म। कुछ अ, ये कह सकते हो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के भी वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, वर्धा ज़िले में नहीं है, हम्म। लेकिन उनके भी पॉलिटिकल हम्म। इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो इन सब इंटरेस्ट को मेंटेन करना, एक फाइन बैलेंस करना, दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर एनी आईपीएस ऑफिसर। राइट। हम लोगों में सर जो सिविल जनता हम कह सकते हैं उनमें एक होता है कि जब ऑफिसर अपने ड्यूटी पे उतरते हैं तो एग्जैक्टली उनके सामने लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन सबसे ज्यादा जो मतलब पूरा आपका कर्तव्य वहीं पर आके रुकता है लॉ एंड ऑर्डर पे। तो सर उसमें दो तीन हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। whenever we talk of law and order we think of एक गैंग वॉर्स इज द बिगेस्ट इशू, देन एक लोकल गुंडा जो गली में जो वसूली करता है, और एक होता है सर कम्युनल राइट्स। तो आप इन तीनों चीजों को कैसे देखते हो, और कोई आप कभी किसी गैंग वॉर सिचुएशन को आपने फेस करके उसे कंट्रोल किया है? तीनों सिचुएशन में जो कहना चाहिए जो आपने 3 चीज़ों की बात की, आपने क्राइम की बात की, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। लॉ एंड ऑर्डर में आपने कम्युनल सिचुएशन की बात की। तो एक एसपी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कम्युनल सिचुएशन को कंट्रोल करना। अगर इन 2 चीज़ें एक तरफ हैं, तो कम्युनल सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। लॉ एंड ऑर्डर एसपी की जवाबदारी लॉ एंड ऑर्डर पे है कि डिस्ट्रिक्ट का लॉ एंड ऑर्डर एकदम मेंटेन रहना चाहिए। मतलब देयर शुड नॉट बी disorder in the larger portion of the society. Say, for example, there should not be a violence among Hindu or Muslim, or Muslim or Dalit or Hindu, or any other community. राइट। So, इंडिविजुअल लोगों के बीच में जो लड़ाई है वो क्राइम है, और जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के सामने आ जाती है तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो जाता है, तो मॉब सिचुएशन मॉब कंट्रोल सिचुएशन निर्माण हो जाती है। तो उसको उसको रोकना सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक डिस्ट्रिक्ट एसपी के लिए, और हमने ऐसी सिचुएशन निर्माण होने ही नहीं दी। उसका तरीका यही होता है कि ऐसी सिचुएशन आए ही नहीं। ना आए उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बहुत सारे मैनुअल्स हैं, एसओपीज़ हैं, उसका हमको पालन करना पड़ता है। अगर आप वो पालन करते हुए चलेंगे तो वो सिचुएशन नहीं आती। अगर आती है तो फिर कैसे एक्शन लेना। फॉर्च्यूनेटली 2 साल के पीरियड में हमारे वो सिचुएशन नहीं आई। और वर्धा से पहले सर कोई एक्सपीरियंस? वर्धा से पहले नागपुर में जब मैं डीसीपी था तो कामठी में एक घटना हुई थी, जहाँ पे एक समाज के पूजनीय व्यक्ति के बारे में किसी ने कमेंट कर दिया था। तो एक कम्युनिटी के लोग रोड पे आ गए थे।
हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रोड पे था, तो हम्म, 5,000 लोग एक तरफ थे और एक हम्म, तरफ हमारे 100 लोग पुलिस वाले थे। सिचुएशन को कंट्रोल करना था, उस सिचुएशन को कंट्रोल करके नेगोशिएट करके ऑनरेबल सीपी थे वहाँ पे, हम थे और भी लोग हम्म, थे। तो उस सिचुएशन को हमने कंट्रोल किया था, बहुत अच्छा से हैंडल किया था और कम्युनल हम्म, सिचुएशन को हमने हल किया। डिस्पोज ऑफ हम्म, कर दिया था। राइट। सर, कभी आपका कोई सिचुएशन ऐसा है जब आपको एक हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो बहुत बार सिचुएशन आई। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो जब मैं डीसीपी ज़ोन 4 था, वहाँ पे बहुत सारे गैंग्स थे। तो उन गैंग्स को ब्रेक करने में, अब किसी गैंग का मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये राइट। पॉडकास्ट है, सब तरफ जाएगा। हम्म, तो हमने जो एक नेक्सस था, एक ड्रग का नेक्सस था, वो ब्रेक किया नागपुर में रहते हुए। हम्म, और एक्सटॉर्शन का एक नेक्सस था, वो हमने हम्म, ब्रेक किया। अ, इसके बाद वर्धा, वहाँ तो बहुत सारे नेक्सस ब्रेक किए। वर्धा में भी दारू को लेके एक गैंग्स हम्म, काम करते थे कि कुछ लोग लिकर बेचते थे, दूसरे लोग दूसरे एरिया में लिकर बेचते थे और उनका पूरा गैंग सिस्टम चलता था कि तू अगर मेरे एरिया में आया तो मैं तुझे हम्म, मारूँगा। तू ये आया तो ये उसको मारूँगा। तो उसके लेके जब मैं नया-नया आया था तो एक फायरिंग की इंसिडेंट यहाँ पे हुई थी। हम्म, उस फायरिंग के इंसिडेंट के बाद वी हैव टेकन द करेक्टिव स्टेप्स। हमने हम्म, उसमें एमसीओसी लगाया, कुछ पे एमपीडी लगाया, कुछ पे हम्म, तड़ीपार की कार्रवाई की और ओवरऑल जो नेक्सस था उसको ब्रेक किया। अच्छा। सर, कई बार एक होता है कि एक लोकल लेवल पे एक माइंडसेट बना होता है। हर सिटी का एक अपना ऑरा है, हर सिटी का एक अपना थॉट प्रोसेस है। आपको कहाँ पर ऐसा फील हुआ कि जनता का सपोर्ट बढ़िया अच्छा है या बहुत अच्छा है, और कहीं पे ऐसा फील हुआ होगा कि जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पब्लिक से कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए, वो आप ढूंढते रह गए पर मिला नहीं। ऐसे कुछ आप किससे शेयर करना चाहेंगे? हाँ, देखो क्या होता है, एक चीज़ है कि नेगेटिविटी जो होती है वो बहुत तेज़ी से फैलती है, हम्म, लेकिन पॉज़िटिव चीज़ बहुत धीरे-धीरे फैलती है। हम्म, हमने 2 साल के पीरियड में बहुत सारे पॉज़िटिव काम किए। अभी आप पूछेंगे ही, हम्म, पॉज़िटिव चीज़ें दूर तक नहीं जाती हैं, लेकिन कुछ राइट। नेगेटिव चीज़ जो है वो काफ़ी दूर तक चली जाती है। तो नेगेटिव चीज़ें जो डिस्ट्रिक्ट में 2 तरीके के लोग होते हैं कि जो आपको हटाना चाहते हैं और कुछ लोग होते हैं जो हम्म, आपको चाहते हैं कि आप वहाँ पे रहें। बने रहे। तो जो हटाने वाले फोर्सेस होते हैं वो, उनका पावर सेंटर के पास एक्सेस अच्छा होता है हम्म, और जो रोकने वाले फोर्सेस होते हैं, जो एक आम पब्लिक होती है, उसकी उसकी वॉइस में आवाज़ नहीं होती है। हम्म, वो वो ऑर्गेनाइज होके रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जबकि जो नेगेटिविटी है वो ऑर्गेनाइज्ड होके खुद को रिप्रेजेंट कर पाती है। हम्म, तो कई चीज़ों में मैंने देखा कि जब इंडिविजुअली आई वाज फाइटिंग विद द सो कॉल्ड गैंगस्टर, विद द सो कॉल्ड एक्सटॉर्शनिस्ट, हम्म, तो जब मैं उनसे फाइट कर रहा था तो आई वाज अलोन इन दैट फाइट अलोंग विद द पुलिस डिपार्टमेंट। पब्लिक हम्म, का उतना सपोर्ट नहीं आ रहा था, हम्म, but somehow we fought and somehow we neutralized हम्म, those elements। बट पब्लिक का वहाँ पे सपोर्ट नहीं आया। जब पब्लिक का सपोर्ट, जब हमने दारूबंदी इम्प्लीमेंट किया पूरे ज़िले में, हम्म, पब्लिक ने बहुत एप्रिशिएट किया, हम्म, बहुत सपोर्ट किया और हमको बहुत सहकार्य किया। हम्म, एट द सेम टाइम जो इंटेलिजेंस कलेक्शन है उसमें पब्लिक का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा क्योंकि मेरा हम्म, नंबर पब्लिक में हर आदमी के पास हाँ, था। कोई भी मुझे कॉल कर सकता था, जैसे अभी आपने सुना होगा। राइट। उस वजह से क्या हुआ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना पड़ा हम्म, क्योंकि वो लोग मेरे पास डायरेक्ट आ जाते थे और राइट। मैं फिर उसका फ़ॉलो-अप लेता था। हम्म, तो उससे ये हुआ कि पब्लिक के विश्वास रखने की वजह से, पब्लिक के मान-सम्मान की वजह से वो मेरे ऊपर विश्वास रखते थे और मुझे हम्म, अपना नंबर से मैसेज करते थे कि सर राइट। यहाँ पर ये चीज़ चल रही है। तो हम्म, ये 2 सिचुएशन मैंने देखी जहाँ पर एक तरफ पब्लिक नहीं आई और एक तरफ पब्लिक आई। क्या बात है। मैं व्यूअर्स के लिए ये ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये सिचुएशन मैं सच में बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, एक पर्सनल लेवल पे भी और एक कम्युनिटी लेवल पे भी, कि सर ने एक एसपी होके अपनी प्राइवेट लाइफ को बिल्कुल बाजू में रखते हुए अपना पर्सनल नंबर सबके साथ, ऑलमोस्ट हर एक के साथ शेयर किया। मतलब आई ऑलरेडी हैड दैट नंबर और ये एक पर्सनली मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया कि जब भी मैंने खुद ने कॉल किया है, सर ने पिकअप किया है। शायद वो लास्ट लास्ट में हुआ हो। नहीं, नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही पिकअप किए हैं नहीं, मुझे मेरे कॉल। मतलब मैंने एकदम आखिरी आखिरी में आपसे संपर्क किया, अच्छा। आपके वर्धा के टेन्योर के। बट
ये चीज़ इससे पहले मैंने कभी कहीं पर ऑब्ज़र्व नहीं की थी। तो सर एक मतलब उसके लिए तो मैं सच में हैट्स ऑफ कह सकता हूँ आपको कि आपने पूरा अपना एक पर्सनल वक़्त बाजू में रख दिया, आपने पर्सनल लाइफ़ को बाजू में रखा और पूरा-पूरा फ़ोकस जो है वो अ, एक हम कह सकते हैं आपके ड्यूटी पे लगा दिया। हुँ। सर कोई क्रिमिनल केस ऐसी थी जो सबसे चैलेंजिंग थी और वो हाँ। जब सॉल्व हुई, तब आपको लगा कि यार ये ड्यूटी जॉइन करने का वो बोलते हैं ना परम आनंद अब आया है? हाँ। नहीं, एक केस थी एक मर्डर हुआ था, एक महिला का मर्डर हो गया था हुँ, तलेगाँव पुलिस स्टेशन में। उस हुँ, महिला का पहले तो रेप किया, फिर अच्छा। उसका मर्डर किया, फिर उसको बॉडी को जला दिया उसने। हुँ, और बॉडी पूरी तरीके से जली हुई थी। वी वर नॉट गेटिंग एनी क्लू। उसके बारे में हमको कुछ भी नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं पता लग रहा था। तो उसमें हमारी टीम ने बहुत काम किया, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने बहुत काम किया। हमने 6-7 टीमें बनाई उसमें, हर टीम को डिफरेंट डायरेक्शन में हमने भेजा। करीब 40 से 50 लोगों को हमने उसको लगाया। हुँ, 50 लोगों की टीम डेली काम करती थी, शाम को डेली वीसी होती थी उनकी, साथ में उनका रिव्यू होता था कि आप क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया। एक-एक करके जो-जो पॉसिबिलिटीज़ थी, हुँ, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को हमने हुँ। अ, न्यूट्रलाइज़ करते चले गए। और अचानक से हमको एक क्लू मिला। वो क्लू मैं नहीं डिस्कस कर सकता यहाँ पे हाँ, दैट्स बिकॉज़ फॉर श्योर दैट हाँ। इज़ इन्वेस्टिगेशन या, पार्ट। वी अंडरस्टैंड। वो एक छोटा-सा क्लू मिला, उस क्लू से हम आगे बढ़े और हमने करीब 50वें दिन हुँ, उस केस को सॉल्व किया। सर हमको उस केस के लिए बेस्ट डिटेक्शन का रिवॉर्ड महाराष्ट्र का बेस्ट डिटेक्शन का क्या बात रिवॉर्ड है मिला। सर! ओके मतलब इट दैट डिफिकल्ट इट वाज़। या इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके। सर खुद महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर इस अवार्ड से भी नवाजे गए हैं। मतलब वी हैव सो मेनी प्राउड थिंग्स टू से अबाउट सर। सर कभी ऐसा हुआ कि कुछ सॉल्व करते-करते बहुत निराशा फ़ील हुई? ऐसा कुछ इंसिडेंस? एक इंसिडेंट और था जिसमें जो मेरे जॉइन करने से पहले ही एक मर्डर हुआ था। हुँ, उसमें भी एक महिला एक पुरुष का मर्डर हुआ और फिर उसमें एक जो महिला थी उसका भी मर्डर, तो डबल मर्डर था। उसमें हमने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की। करीब हमने 100 डेज़ तक टीमें लगा के हुँ, वहाँ रखते गए। लेकिन समहाउ स्टिल वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट केस। तो उस केस में हमको काफ़ी निराशा हुई, काफ़ी हुँ। मेहनत हमारी खराब हुई। और सबसे बड़ी निराशा ये है कि स्टिल दैट केस इज़ अनडिटेक्टेड। ओह! So still our team is working. हुँ, Our team is still working हुँ, behind that case. हुँ, आष्टी का एक मर्डर था। हमने प्रॉमिस भी किया था लोगों को कि वी विल डेफिनिटली फाइंड आउट दोज़ पीपल हू आर रिस्पांसिबल फॉर दिस। हुँ। बट समहाउ हम नहीं कर पाए उस केस को। कुछ मिल वो एक नहीं निराशा पाया का पार्ट उसमें। था। सर एक मेरा पर्सनल वो है, मैं पूछना चाहूँगा। हुँ। एक्चुअल में मैं जब भी क्राइम्स के बारे में पर्सनल लेवल पे सोचता हूँ, तो मुझे सबसे बुरा, सबसे हम कह सकते हैं जो खराब लगता है, वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हुँ। हैव यू एवर फेस्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिचुएशन हाँ, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक केस यहाँ पे हुआ, जिसमें कि इतवारा की एक महिला का नाम मैं नहीं शेयर करूँगा। उस महिला को किसी अमरावती की एक महिला ने बुलाया हुँ, बारात का काम करने के लिए। हुँ, बारात में कुछ भांडे हाँ, पोंछने का काम करने के लिए। फिर वो उसको लेके गुजरात गई। गुजरात हुँ, से फिर वो उसको राजस्थान लेके गई। हुँ, राजस्थान में उसकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई हुँ, और वो कैसे ही बचते-बचाते वर्धा में आई। अच्छा, देन उसके टेस्टिमनी पे हमने केस रजिस्टर किया और उस पूरे गैंग को हमने बस्ट अनअर्थ किया। तो स्पेशल आईजी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो स्पेशल आईजी हैं हुँ, मिस्टर दीपक पांडे सर, हुँ, उन्होंने उसके लिए हमको काफ़ी सराहना भी किया और हमने वो केस रिप्रेज़ेंट किया। हाफ ईयरली कॉन्फ्रेंस होती है पुलिस ऑफिसर्स की हुँ, डीजी ऑफिस में। तो डीजी ऑफिस ऑफिस की हाफ ईयरली कॉन्फ्रेंस में हमने वो उस केस को रिप्रेज़ेंट किया। हाँ। सर कभी चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाला इश्यू आया सरफेस पे? चाइल्ड ट्रैफिकिंग का नहीं हमको यहाँ नहीं देखने को मिला, अच्छा। वर्धा में नहीं देखने को मिला। सर आपकी बहुत सारी एक्चुअल में बहुत सारी अचीवमेंट्स है। अगर हम पढ़ने बैठ जाएँ तो शायद 1 घंटा चला जाए, 1 आवर चला जाए। पर आप कुछ ऐसे चीज़ों को जो आपने स्पेशलाइज़्ड आपने कुछ सिस्टम बनाई हो और उसका बहुत ट्रेमेंडसली बेटर रिज़ल्ट आया हो। अच्छा, तो ऐसे तो बहुत सारे सिस्टम हैं जो हमने बनाए यहाँ आने के बाद, जिस पे हमने काम किया। तो सबसे पहला जो सिस्टम था वो वर्धा में जाने के बाद पेट्रोलिंग नहीं होती थी सही से। हुँ, जगह-जगह पे पुलिस नहीं निकलती थी अपने यहाँ से। हुँ,
हमने क्यूआर कोड बेस्ड पुलिस पेट्रोलिंग सिस्टम शुरू किया। ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर साहब के हाथ से हमने उसको क्या कहते हैं, इनॉग्रेट भी कराया। इनॉग्रेट। वो एक सिस्टम ऐसा था जिससे कि पुलिस बाहर आने लगी, तो उसको पंच करना ही करना है। क्यूआर कोड हमने हर पुलिस स्टेशन में 20-20, 25-25 क्यूआर कोड लगा दी वनरेबल लोकेशन पे, तो लोगों को जाना ही पड़ता था, उसमें वो करना ही पड़ता है। वो सिस्टम अच्छा था। एक बहुत इनोवेटिव सिस्टम किया हमने सेवा का, सर्विस एक्सीलेंस विक्टिम असिस्टेंस। उस सेवा के उसमें हमने क्या किया, जैसे कोई भी किसी ने भी एप्लीकेशन दी अगर एसपी ऑफिस में आके या एसडीपी ऑफिस में आके, तो उस एप्लीकेशन जब देगा तो वो किस स्टेज पे, हर स्टेज का स्टेटस उसको उसके व्हाट्सएप पे आएगा आपो आप। ओके, क्या बात है। जब वो पुलिस स्टेशन में जाएगा तो पुलिस स्टेशन में उसकी एप्लीकेशन किस आईओ को गई है वो भी उसको क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे आएगा। दूसरी चीज हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिससे एप्लीकेशन एसपी ऑफिस से डायरेक्ट थाने तक विद इन सेकेंड चली जाएगी। वैसे ही होता था कि हार्ड कॉपी आपके पास आती थी, उस हार्ड कॉपी को थाने तक पहुंचने में, आष्टी तक पहुंचने में 5-7 दिन लगेंगे। 7 दिन के बाद तो वो पहुंचेगी, उसके बाद वो किसी को अलॉट होगी। तो ये 7 दिन 8 दिन का जो पीरियड था, 10 दिन का जो पीरियड था, उसको हमने 10 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया हमने, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एप्लीकेशन वहां पहुंचने लगी और उसका व्हाट्सएप स्टेटस फरियादी को आने लगा कि मेरा आईओ कौन है, आईओ का नाम क्या है और हमारे मेरे एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। तो ये दिस वाज अ वेरी इनोवेटिव स्कीम। इसके अलावा हमने एक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम किया अपने दत्ता मेघे इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके। हमारे कर्मचारी बहुत काम करते हैं, बहुत उनकी हेल्थ वो रहती है, तो उस हेल्थ को वो मॉनिटर करने के लिए अब वो कैसे मॉनिटर करें, तो हमने एक हेल्थ ऐप बनाया, स्वास्थ्यम करके एक हेल्थ ऐप बनाया। उस ऐप में वो उनका एनुअल मेडिकल चेकअप होता, एनुअल मेडिकल चेकअप का डेटा उसमें रहता, जो उनके नेगेटिव पैरामीटर्स हैं, नेगेटिव पैरामीटर्स उनको उस ऐप में वो देख सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए वो कर सकते हैं। उसका 1.0 हमने लॉन्च किया था, 2.0 की भी प्लानिंग थी, लेकिन अभी 1.0 आ चुका है। 1.0 में ऐसा था कि वो अपने हेल्थ पैरामीटर्स जो उनके नेगेटिव हो चुके हैं उस पर ध्यान दें और उस पर क्या उनको करेक्टिव एक्शन लेना है तो बोलें। 2.0 में ये था कि आष्टी का बंदा जो वहां पर है, रह रहा है, उसको किसी डॉक्टर की जरूरत है तो डायरेक्ट टेलीमेडिसिन के माध्यम से उसको यहाँ पर दवाएं भी मिल जाएं और दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाए और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी मिल जाए, उसको आना ना पड़े। वो एक इनोवेटिव सिस्टम थे। तो वर्धा स्मार्ट कॉप का एक सिस्टम हमने शुरू किया जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को हमने वो किया। विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम हमने शुरू किया जिसमें विजिटर आते हैं तो उनको एक टोकन मिलना चाहिए, टोकन मिलके वो ऊपर आने चाहिए। राइट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कोई विजिटर आया और उसको भगा दिया गया। राइट राइट राइट। लेकिन उसका तो वो भगा देते हैं लोग, हमने क्या उसका रिकॉर्ड जनरेट किया, कोई भी विजिटर आएगा तो उसका क्या ये एंट्री होगी, उसको एक टोकन मिलेगा। जैसे आप एप्पल के कस्टमर केयर पे जाएंगे तो आप पहले जाएंगे उसके पास, आपको एक टोकन मिल जाएगा, आप उस टोकन को लेके आगे जाएंगे और आपसे आपके पास वो प्रूफ है कि मैं गया था। तो जनता के पास प्रूफ होगा तो बंदे को मिलना ही पड़ेगा। राइट राइट सर, एकदम विजनरी कह सकते हैं और रिवोल्यूशनरी ये स्टेप्स है। मतलब मैं पर्सनल लेवल पे इस चीज को फील कर सकता हूं। रिवोल्यूशनरी नहीं था। एक और सिस्टम हमने शुरू किया जिसमें कि जिसका हमने नाम दिया, 2 सिस्टम है। पहला सिस्टम है ई दरबार। ई दरबार में क्या होता है, दरबार में क्या होता है, जैसे कांस्टेबल्स बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में होते हैं तो उनकी समस्याएं एसपी सुनता है, तो एसपी को इतना टाइम नहीं रहता कि वो सुन पाए। अब 2000 लोग हैं, 2000 लोगों की समस्याएं आप नहीं सुन पाएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान हमारा क्लरिकल स्टाफ करता है जो कि 40 के करीब क्लरिकल स्टाफ है। तो इनकी समस्याएं इन तक आ नहीं पाती थी। तो हमने क्या किया, डीपीडीसी के फंड से हर पुलिस स्टेशन में एक वीसी का सेटअप डेवलप किया जिसमें हमने उनको कंप्यूटर दिया, कैमरा दिया, माउस दिया, माइक दिया और स्पीकर दिया। राइट। और कलेक्टर साहब की मदद से हमने हर पुलिस स्टेशन में वीसी का सिस्टम डेवलप कर दिया। अब यहाँ पर वीसी गूगल मीट पे हम लोग लेते थे और पीछे हमारे सारे क्लरिकल स्टाफ को बिठा देते थे। वहाँ हर पुलिस स्टेशन को हमने कनेक्ट कर दिया। अब आदमी पुलिस स्टेशन में कंप्यूटर के सामने आता था, मेरी समस्या ये है, इस क्लर्क के पास पेंडिंग है, क्लर्क मेरे पीछे बैठा हुआ है। ओके। तो उस समस्या को वहीं लिखते थे और क्लर्क से पूछते क्यों नहीं किया आपने सॉल्व। ऐसे करके हमने हर महीने ई दरबार लेना शुरू किया। बहुत ही इनोवेटिव काइंड ऑफ वो इनिशिएटिव थी और जो समस्याएं थी उनकी वो हमने उसका इतिवृत्त में उसको नोट किया। उसका ही हमने फिर एक पोर्टल भी लॉन्च किया, कोई समस्या है तो वो अपनी लिख के भी भेज सकता है।
क्या बात। तो उसकी वजह से क्या हो गया, धीरे-धीरे हमारे पुलिस स्टाफ की समस्याएँ कम होती चली सर। गईं और उनको बहुत, मैंने कई बार फीडबैक भी लिया लोगों से कि हमको शुरू रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट किया था, फिर हमने उसको शुरू रखा और आज वो इंस्टीट्यूशन बन गया है। क्या बात। इसके अलावा हमने ई-संवाद करके उसी को हमने आगे बढ़ाया कि हमने कहा पुलिस वालों से बात हो गई, अब जनता से भी बात कर सकते हैं क्या? हुँ, तो हमने एक नई इनिशिएटिव ली जिसके अभी हमने सिर्फ 2 ही हुँ, ट्रायल किए थे। हुँ, ई-संवाद करके हमारा एसपी ऑफिस में हमने एक कॉन्फ्रेंस हॉल डेवलप किया जिसमें कि बड़ी स्क्रीन पे हाँ, वीसी का सिस्टम वहाँ पे चालू किया। राइट। तो हम हर पुलिस स्टेशन में जिसको एसपी से मिलना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अष्टी वाले को मिलना है, तो हुँ, उसको 5 घंटे का प्रवास करना पड़ेगा। राइट। गिरड को मिलना है तो उसको 3 घंटे का प्रवास आने-जाने का करना पड़ेगा। हुँ, उसके बाद एसपी ऑफिस में है या नहीं है, आम जनता को थोड़ी पता है। हुँ, वो बेचारा वापस भी लौट सकता है। तो हमने क्या किया, 15 दिन में 1 दिन हुँ, फिक्स किया कि इस दिन हम ई-संवाद लेंगे। आप संबंधित पुलिस स्टेशन में पहुँच जाइए, किसी भी पुलिस स्टेशन में आप पहुँच हुँ, जाइए और पुलिस स्टेशन में पहुँच के आप हमको बता दीजिए हुँ, क्या समस्या है आपकी। हम एक-एक करके सभी पुलिस स्टेशन पे बात करेंगे, उसका रिकॉर्ड जनरेट करेंगे। क्या बात। तो ये एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी काइंड ऑफ स्टेप था। रिवॉल्यूशनरी तो नहीं कहेंगे, एक इनोवेटिव स्टेप था। एक्चुअली रिवॉल्यूशनरी है सर, क्योंकि एक कॉमन इंसान को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से डायरेक्ट बात करने के लिए इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है, राइट, ये हम पास्ट में देख चुके हैं और कई बार सर एक्सेस मिलना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। यस, आपने एक साधारण इंसान को, जो एक नॉर्मल एक पब्लिक होती है सर, जो इससे कॉल करवा के आएगी, उससे कॉल करवा के आएगी, और एक पब्लिक होती है जिसे पता ही नहीं होता मैं किससे कॉल करवाऊँ। वो हतबल कह सकते हैं, निराशा में जा चुका होता है हाँ, कई बार, यहाँ से ठोकरे खा के, वहाँ से ठोकरे खा के, और उस सेंसिटिविटी को जानने वाला ऑफिसर भी नहीं मिल पाता है सर। राइट। एंड दैट आई सी इन यू। नहीं, सेंसिटिविटी का तो रीज़न ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी के 17 साल एक प्रॉपर गाँव में रहा हूँ। हाँ। प्रॉपर गाँव में रह के वहाँ खुद से खेती किया है, खेतों में हुँ, काम किया हूँ। मतलब एक विलेज की जो प्रॉपर हाँ। लाइफ़ होती है, जानवर चराना, ये करना, ओके। उसके लिए चारा लेके हुँ, आना, तो 10वीं तक मतलब हुँ, 17 साल की एज तक मैं गाँव में था। अ, तो वहाँ पे आई केम टू नो कि फोर्सेस क्या होती हैं, हुँ, प्रधान सरपंच कैसे पॉलिटिक्स करता है, हुँ, आम जनता कैसे परेशान होती है, उसको कैसे फँसाया जाता है पुलिस के साथ मिलके। वो हमारी फैमिली के साथ भी कुछ लोगों ने कोशिश की थी। हुँ, उसका मुझको अंदाज़ा था। तो वो ओके। उस चीज़ को यहाँ ना हो पाए, कोई आदमी यहाँ ना फँस पाए, कोई हुँ, आदमी यहाँ किसी के ऊपर अन्याय ना हो, वो हमने कोशिश हुँ, की। हुँ। वही था कि सर उतनी सेंसिटिविटी हम नहीं देख पा रहे थे इससे पहले, और एक इंसान को, आपने एक साधारण इंसान को, ग्राउंड लेवल के इंसान को आपसे कनेक्ट होना ईज़ी हो गया। आपने जो टोकन सिस्टम की बात करी सर, वो मैं खुद उस टोकन सिस्टम के साथ ही आपसे मिला था, जब हुँ, पॉडकास्ट के लिए आपके पास रिक्वेस्ट लेके आए थे। तो राइट। आई हैव माई सेल्फ एक्सपीरियंस्ड सर्टेन थिंग्स एंड आई हैव सीन दोज़ थिंग्स के वो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स है। नहीं उसमें दूसरी चीज़ ये भी शुरू की हमने कि जनरली एसपी एसपी चैम्बर के बाहर लोग आए हैं और उनसे एसपी चैम्बर के बाहर खड़े होके मिलते थे। हाँ, तो हमने ये सिस्टम शुरू किया कि नहीं, हमको जो सैलरी मिल रही है वो जनता के पैसे से मिल रही है। करेक्ट। मतलब दे आर आवर बॉस, हुँ, उसको सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो उसके वंडरफुल। लिए हमने क्या किया, अपने चैम्बर में मेरे 7-8 ही कुर्सियाँ थी। हुँ, मैंने कुर्सियाँ वहाँ पे 20-25 कर दी। राइट, राइट। 25 के 25 लोग आके बैठ जाएँ। और अच्छी वहाँ पे लेदर वाली चेयर्स है सर वो। हाँ, अच्छी चेयर पे बैठें और फिर उसके बाद उनको पानी सर्व किया जाए। हुँ, हुँ, उसके बाद मेरे से बात करें। ये इनिशिएटिव मैंने चालू की कि एवरीबॉडी विल सिट इन फ्रंट ऑफ मी एंड हुँ, ही विल गेट हुँ, बॉटल वाटर की राइट, बॉटल मिलेगी उसको, उसकी समस्या को सुना जाएगा। एप्लीकेशन ब्रांच को लगाया जाएगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है, वो राइट। कहाँ से आया, क्या है? तो ये करना शुरू किया, आपको अंदाज़ नहीं होगा मैंने 2 साल के पीरियड में करीब 8,000 से ज़्यादा लोगों से मिला हूँ। क्या बात है हाँ, सर! मतलब अभी मैं निकलवाया डेटा, हुँ, तो मेरे सिस्टम में पूरा डेटा निकला तो करीब 7 से 8,000 लोगों से मैं मिला। मूवीज़ में जो देखते हैं ना सर, एक वो रहता है कि पुलिस वाले का इमेज, सिंघम बोल दो या सलमान खान की कोई मूवी थी दबंग। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ़ क्रिमिनल के साथ फाइट करना, ये एक एस्पेक्ट अलग हो गया, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। बट कॉमन इंसान की तकलीफों तक पहुँचना और उनको सॉल्व करने का जो विज़न है, उसके लिए जो आप बना रहे हो, उसको जो रिस्पेक्ट दे रहे हो,
मैं सच में कहता हूँ कि दैट्स रियली रियली वंडरफुल, मतलब अमेजिंग वर्क है सर वो। थोड़ा सा सर इस डिस्कशन में और आगे राइट। बढ़ना चाहूंगा। एक्चुअल में कभी-कभी क्या होता है, हम लोग मतलब एज अ कॉमन पर्सन ये सोचते हैं कि पुलिस वाले अगर सामने दिखते हैं तो भाग जाना है वहां से। द प्राइम रीजन इज, कॉमन इंसान के माइंडसेट में है सर कि पैसा मांगा जाएगा। क्या लगता है आपको, मतलब क्या सच में डिपार्टमेंट ऐसा चलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट के जो लीडर्स हैं, जो एसपी है, उस पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है हाँ। कि अगर एसपी का काम करने का तरीका ऐसा है कि उसको जस्टिस देना है और उसको कुछ उगाही नहीं करनी, तो वो मैसेज नीचे भी जाता है। हाँ। और वो नीचे जाता है, और नीचे अगर आप स्ट्रिक्ट हैं तो नीचे डेफिनेटली वो मैसेज जाता है। और उसके बाद वो चीज़ें नहीं होती। कहीं न कहीं अगर चीज़ें गलत हो रही हैं तो कहीं न कहीं जो उस डिस्ट्रिक्ट का बॉस है, उसको या तो पता नहीं लग रही हैं, या पता है तो वो एक्शन नहीं ले रहा है, राइट। या वो उस चीज़ को करना नहीं चाहता है। तो ये काफ़ी हद तक चीज़ें, ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र पुलिस काफ़ी प्रोफ़ेशनल है और काफ़ी अच्छा उनका काम करने का तरीका है। तो हमको कुछ इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलती थी तो हम उसका पूरा ये करते थे, पूरा उस पे इंक्वायरी करते थे, इंक्वायरी करके एक्शन लेते थे। सर क्या गंगा जल टाइप की सिचुएशन सच में होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, गंगा जल जैसी सिचुएशन महाराष्ट्र बहुत पुलिस में कम नहीं आती होती। है। अच्छा। बहुत कम नहीं है, महाराष्ट्र पुलिस में नहीं होती। नहीं होती है। ओके ओके। सर। महाराष्ट्र पुलिस बहुत कायदे को फ़ॉलो करने वाली, हाँ। ह्यूमन राइट को फ़ॉलो करने वाली पुलिस है। हाँ, बहुत सारे एग्जाम, एक तो महाराष्ट्र पुलिस ने बहुत से चैलेंजेस, जैसे मुंबई में एक पूरा एरा चला था गैंग वॉर्स का, नहीं, वो दूसरा सॉर्ट वो आउट भी है, हुआ। महाराष्ट्र में लोग भी बहुत अच्छे हैं। लोग भी बहुत सिविल सेंस बहुत अच्छा है उनका। लोगों का कायदे की नॉलेज भी बहुत अच्छी है। सो दे कीप एवरीबॉडी ऑन देयर टोज़, राइट राइट। एंड पुलिस इज़ वन ऑफ द पार्ट। बहुत सारे जैसे डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं जिनका हम कई बार पॉडकास्ट भी सुनते रहते हैं, विश्वास नागरे पाटिल है, उनके भी एक्सपीरियंस सुन के यही आता है कि जो वर्किंग सिस्टम है शायद वो बहुत अच्छा होगा। तो हाँ, सभी लोग उसमें कोऑपरेट करके एक अच्छा, हम कह सकते हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। हाँ। सर थोड़ा प्रोफेशन से हटते हैं, एक एसपी के अलावा अगर आप एसपी नहीं होते तो क्या होता? मतलब वी नो दैट यू आर फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, पर एग्जैक्टली किस प्रोफेशन में आपको ज्यादा मजा आता? नहीं, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत मज़ा आता था पहले से ही। मतलब आता था नहीं, मतलब एक मेरा एस्पिरेशन था एंटरप्रेन्योरशिप करने का। अगर मैं एसपी नहीं होता तो थोड़े दिन जॉब करता और अपना कोई कंपनी मैंने शुरू की होती। अपनी कंपनी में उसमें काम मैंने किया होता शायद। तो या तो वो टेक फर्म हो सकती थी या इलेक्ट्रिकल की कोई फर्म हो क्या? सकती थी। Because I am electrical engineer and I worked around 5-6 years in the core electrical, 6 year around in core Right. electrical department. But मेरा अल्टीमेट एम ये था कि मैनेजमेंट करके कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप करने का प्लान किया। सर व्हाट इज अबाउट योर फ्रेंड सर्कल, वुड यू लाइक टू डिस्कस? नहीं, फ्रेंड सर्किल, यहाँ तो कोई फ्रेंड मेरा, मतलब ऐसा कोई पुराना फ्रेंड मतलब तो आप है ही कुछ नहीं। एंजॉय करते हैं फ्रेंड्स के साथ या इस लाइफ से हट के? नहीं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे नागपुर में थोड़े दिन में रहा 2 साल, वर्धा में भी कुछ लोग अच्छी दोस्ती हो गई, 2-4 लोगों की सही अच्छी दोस्ती हुई। तो ख़ास करके वर्धा में मेरे बैचमेट ही थे राहुल अडले, कर्डिले सर। और फिर सीईओ साहब भी यहीं पे थे। तो जो एक ऑफ़िशियल सर्किल था उसी में हम लोग रहते थे, प्राइवेट सर्किल में मिंगल कम ही होते थे। जो सोशल ऑर्गनाइज़ेशन है उनके साथ थोड़ा-सा जाते थे, उनके कुछ प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते थे। मेरा जो सर्किल है, जो स्कूल का सर्किल है, कॉलेज का जो सर्किल है, जो कहना चाहिए पुरानी कंपनी का सर्किल है, वो दिल्ली और यूपी साइड में ज़्यादा है। वो लोग भी कभी-कभी आते थे, तो उनके साथ बैठना-उठना होता था। तो कभी कनेक्ट चंद्रपुर, है हाँ, अब भी? हाँ, कनेक्ट है। मैं स्कूल के जो फ्रेंड हैं मेरे, उनसे मेरा अभी भी कनेक्ट है। प्राइमरी स्कूल से लेके और इंजीनियरिंग तक के सभी लोगों के साथ कनेक्ट है। ओके। क्या एंजॉय करते हैं सर आप सबसे ज्यादा? ट्रेकिंग, फूड, मूवीज और एनीथिंग, स्पोर्ट्स? नहीं, मैं स्पोर्ट्स को सबसे ज़्यादा एन्जॉय करता हूँ, ख़ास ओके। करके कोई भी स्पोर्ट्स हुआ, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो मतलब रनिंग देखना हो। पसंद करते हैं, खेलना नहीं, पसंद? खेलना पसंद ओके। करता हूँ मैं, खेलना पसंद करता हूँ और उसमें ही मैं अपना जो स्ट्रेस है उसमें खत्म करता हूँ। कुछ भी ओके। फिज़िकल एक्टिविटी एक
मेरी रहती है दिन में। और फूड सेक्शन में क्या पसंद है सर? हाँ, फूड सेक्शन में तो सभी चीज़ें पसंद है, वेज भी बहुत अच्छा लगता है, नॉन-वेज भी बहुत अच्छा ओके। लगता है। चाइनीज़ भी बहुत अच्छा लगता है, ख़ास हुँ, करके बट आई लाइक मुगलई फूड मुझे बहुत पसंद है। आप एक सही। चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा, हाँ, ख़ास करके एक मेडिटेशन मुझे दिन में मैं ज़रूर करता हूँ, ओके। 15-20 मिनट हुँ, मेडिटेशन में मेरा रुचि बहुत है, काफ़ी हुँ, लंबे टाइम से मैं कर रहा हूँ, 10 से तो 15 थोड़ा साल से कर रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी में। नहीं ये meditation just to keep yourself calm हुँ, because police department is having a lot of stress. हुँ, So if you're meditating हुँ, and हुँ, if you know the technique of meditation, हुँ, it helps you. राइट, राइट, So राइट। I do meditation also. कहते हैं कि नॉर्मल पुलिस वालों का लाइफ जो है वो बहुत स्ट्रेस्ड होता है, बहुत ज़्यादा ओवर वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, जैसे फेस्टिवल्स पे घर नहीं जा सकते और पब्लिक में सर थोड़ा-सा एम्पैथी का जो इश्यू है वो कम होता है। मतलब आप अच्छे ऑफिसर हो, तो आपको सर वो सपोर्ट मिल रहा है, बट नॉट एवरी टाइम एवरीवन गेट्स हाँ, दैट रोल फ्रॉम द पब्लिक। तो सच में सर ये आप इसको डिस्कस करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली एक कॉमन पुलिस वाले की लाइफ क्या है, उसके क्या चैलेंजेस है, क्या सफर करते हैं वो? नहीं जाहिर सी बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट man is a social animal and हम्म, police is also a man राइट। and men want to be involved in social activities. हम्म, अब पुलिस क्या है पुलिस जब भी सोशल फेस्टिवल या कुछ ऐसे रहते हैं वहाँ पे उस वक्त वो ड्यूटी पे रहती है हम्म, तो वो सफ़र करती है। दूसरा एक चीज़ है 24/7 जॉब है। हम्म, 24/7 जॉब होने की वजह से हर पुलिस वाले के नाइट राउंड होते हैं, हम्म, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो कांस्टेबल हो। हम्म, एसपी का अगर 15 दिन में है तो कांस्टेबल का 7 दिन में है। राइट। तो नाइट राउंड की वजह से भी एक स्ट्रेस डेवलप होता है। दूसरी चीज़ सोसाइटी की जो समहाउ सोसाइटी में जो नेगेटिव है, हम्म, नेगेटिविटी है, उसको वो अपनी नेकेड आई से देखता है। हम्म, कि मर्डर हो रहा है, रेप हो हाँ, रहा रोज है, उसी चोरी हो सिचुएशन। रही है, and every day he is seeing that. Somehow all these things make his life little difficult. Working hours भी महाराष्ट्र पुलिस में बहुत अच्छे हैं, बट अगर अदर पुलिस की बात करेंगे तो वहाँ तो छुट्टी भी नहीं है, वीकली ऑफ है। हर वीक में एक 7 डेज के बाद 6 डेज के बाद एक ऑफ दिया जाता है यहाँ पे। लेकिन अदर पुलिस डिपार्टमेंट में अदर राज्यों की पुलिस में वो भी नहीं है। तो ड्यूटी थोड़ी-सी ज़्यादा है और बंदोबस्त का जब पीरियड होता है तो वहाँ ड्यूटी आवर्स नहीं आते हैं। तो ओवरऑल इस चीज़ को पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि ये पुलिस ओवरबर्डन तो है ही चीज़ों में। स्टाफ की भी थोड़ी स्ट्रेंथ कम है। जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है और काम ही डिफ़िकल्ट है मतलब हाँ, द वर्क इज़ डिफ़िकल्ट इन इटसेल्फ। राइट। इट्स नॉट ईज़ी जॉब। तो चैलेंजिंग है। तो राइट। जिसको चैलेंज लेना है उसको आना चाहिए इस फील्ड में। करेक्ट है सर, और आने का रास्ता है यूपीएससी। हाँ, तो सर आपके बारे में एक चीज है कि अ, आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करी? क्या उसमें आपने फेस किया और कैसे अब अगर कोई एक युवा उसमें उतरना चाहता है तो आप क्या उसमें सजेशन देंगे? ये तरीका बहुत ही सिंपल है कि एनसीईआरटी बुक्स हैं, कुछ एडवांस बुक्स हैं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो अगर आप थिंकिंग माइंड है, आप अपना एनालिटिकल माइंड है अगर आपका, तो आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मेरे जैसा लड़का जो है गाँव से निकला हुआ है, जो हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ है, जिसने इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दिया है, तो हिंदी मीडियम 12th तक करने के बाद इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देना और उसके बाद भी निकाल लेना, वो भी सेल्फ स्टडी से निकाल लेना। तो राइट। मेरे जैसा आदमी निकाल सकता है ना। आई वाज़ वेरी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था, मैं एवरेज से थोड़ा-सा ऊपर स्टूडेंट था। तो निकाल सकता है, जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मेरी बैकग्राउंड देखेंगे, मेरे फादर 4th क्लास में थे, पहले शेतकरी थे, मैं भी खेतों में काम करता था। तो मैं निकाल सकता हूँ तो कोई भी निकाल सकता है। कोई प्रो टिप सर? निकालने के लिए प्रो टिप तो मेहनत के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है। अच्छा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट जिसको बोलते हैं। क्या हम्म, अगर आप मेहनत करेंगे तो उस मेहनत का कोई दूसरा सानी नहीं है किसी भी फील्ड में। राइट। चाहे मैं एसपी हूँ, मैं अगर 10 घंटे काम करूँगा तो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरीके से पढ़ाई भी है, पढ़ाई में भी आप 10-12 घंटे अगर आप लगा रहे हैं डेली बेसिस पे, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। सर एक बीच में मूवी आई थी 12th फेल नाम की, हाँ, हाँ। शायद सबने ही देखी है अब तो राइट, वो। हमने भी देखी। उसमें सर एक दिखाया गया कि कई घंटे वो आई थिंक मनोज शर्मा सर है जिनके ऊपर बेस्ड है, राइट, राइट। कई घंटे वो बैठ के पढ़ते रहे और जब आपसे बात चल रही है तो ये आ रहा है कि हम जॉब करते हुए पढ़ते रहे।
सो सच में पार्ट टाइम पढ़ के पॉसिबल, मतलब यू आर एन एग्जांपल बट नहीं पॉसिबल है, बट मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा-सा लकी रहा। ओके ऊपर वाले की मेहरबानी मेरे ऊपर ज़्यादा थी, इसलिए हाँ मेरा हो गया। ओके It is a toughest exam in India or people say in the world also. शायद चाइना का एग्जाम सबसे नंबर 1 टफ टफ Tough कैटेगरी में में, आता है, टफेस्ट तो है। लेकिन मेरा थोड़ा-सा ये कहेंगे कि जो मेरा पहले का बैकग्राउंड था, वो थोड़ा-सा ऐसा था कि जिसमें मेरी इसने मदद की। मैं जो यूनिवर्सिटी में था तो कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था, पढ़ाई में या एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था। थोड़ा माइंड भी थिंकिंग वैसी थी, थोड़ा-सा सोशल इश्यूज़ पे सोचना, उस पे बात करना, तो इस वजह से मेरा हो गया। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत टैलेंटेड था इसलिए हो गया। मैं कहूँगा मैं बहुत लकी था, इसलिए मेरा हो गया। सर एकदम ऑड क्वेश्चन है पर पूछ ही लेता हूँ। पूछिए। हाउ इज द पर्क्स एंड द सैलरीज इन दिस फील्ड? पर्क्स और सैलरी अगर बात करेंगे तो सैलरी तो नॉर्मल ही है। एक क्लास 1 ऑफिसर की 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी जो है, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रहती है वो है। लेकिन पर्क्स पर्क्स बहुत हैं, जिसमें आपके पास घर है, गाड़ी है, ड्राइवर है, वो तो हमेशा ही आपके पास रहेगा ही। लेकिन डीसीपी बनेंगे तो कुछ अलग चीज़ें हैं। साथ में जो ये सर्विस आपको सोसाइटी में एक जो रिस्पेक्ट लेके आती है, उसको पैसे से नहीं आप तोल सकते। राइट क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मैं मुझ में और किसी और एक आम नागरिक में फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि मैं आईपीएस हूँ, लेकिन लोग मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर आईपीएस। तो आपको रिस्पेक्ट यहाँ नहीं मिलता है, आपके गाँव में भी मिलता है, आपकी सोसाइटी में भी मिलता है। और इंसान जीता किस लिए? कि उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। राइट पैसा इज़ नो डाउट इम्पोर्टेंट, बट रिस्पेक्ट इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग। राइट लोग पैसा कमाने के बाद भी फिर क्या करते हैं, रिस्पेक्ट के लिए सोशल वर्क करते हैं, ताकि लोगों का रिकॉग्निशन उनको मिले। तो ये सर्विस ऐसी है कि लोगों का आपको रिकॉग्निशन देती है, आपको रिस्पेक्ट देती है, डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी भी देती है आपको, और बाकी के जो पर्क्स हैं वो भी देती है। तो आई थिंक इट इज़ ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क लाइफ में जो एक इंसान को, या मैस्लो की जो थ्योरी बोलते हैं, मैस्लो की जो थ्योरी में वो बोलता है कि बेसिक नीड्स होती हैं, फिर सोसाइटी नीड होती है, सिक्योरिटी की नीड होती है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टॉप पे होती है। तो सबका 5 का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो ये सर्विस बहुत अच्छी चीज़ ऑफर करती है। राइट 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 सर वैसे तो पॉडकास्ट बढ़िया बना है हमारा, बहुत अच्छा कंटेंट आया है। एक फिर भी मेरे मन में पर्सनल क्यूरियोसिटीज बहुत सारी है सर। मैंने कभी सोचा था कि जब भी कभी मिलूंगा मैं पूछूंगा जरूर करके। यस यस, यू कैन आस्क। सर ये क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट कैसे वर्क करती है एग्जैक्टली? क्रिमिनल साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। एक सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं क्रिमिनैलिटी, क्रिमिनैलिटी का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें क्रिमिनल साइकोलॉजी पे बात करते हैं हम लोग। अब कैसे काम करती है इसको तो मैं भी बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी नहीं किया, बट क्रिमिनल्स को ऐसा लगता है कि शायद वो जो काम कर रहे हैं, दे जस्टिफाई देयर वर्क बाय सम रीजंस। ओके वैसे मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसको, मेरी फैमिली को शायद इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डू दे कन्विंस देमसेल्व्स? They convince themselves कि whatever they are doing is right. ओके I am killing that person. Why? Because he has hurted me somewhere else. कुछ क्राइम जो होते हैं वो इम्पल्स में होते हैं, वहाँ पर क्रिमिनलिटी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन एक बंदा 5, 6, 7 क्राइम करने के बाद भी 8वां क्राइम कर रहा है, तो वहाँ पर उसकी साइकोलॉजी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे आदमी को जो हमारा जेल का सिस्टम है, जिसको हम करेक्शन सिस्टम बोलते हैं, वहाँ पर उसको उसकी जो साइकोलॉजी को चेंज करने की कोशिश की जाती है। सर मैं आपके केबिन में बैठा था, शायद 10 मिनट बैठा था, और हमने एक और प्रोजेक्ट चलाया था एक्चुअली, वर्धा कारागृह में चलाया था। इवन आई एम एन एंटरप्रेन्योर इन सम वे। यहाँ पे कैदियों को स्किल ट्रेनिंग देना था। राइट। तो एक मेरा सर पर्सनल ऑब्जर्वेशन वहां पर ऐसा था कि बहुत सारी, आपके केबिन में भी ऑब्जर्वेशन था और वहां पर भी एक ऑब्जर्वेशन था। मैं दोनों को थोड़ा शेयर करता हूँ। केबिन का ऑब्जर्वेशन था सर कि बहुत सारे केसेस आपके पास ये थे कि कोई लेडीज आपको आके कहती है कि किसी ने मुझे शादी का प्रॉमिस किया एंड ही चीटेड मी, नाउ ही इज नॉट मैरिंग मी। लड़कियां थी उसमें, एक प्रौढ़ औरतें भी थी उसमें,
और जब हम जेल में ये प्रोजेक्ट चला रहे थे वर्धा कारागृह में, तो बहुत सारे बच्चे इस वजह से उसमें थे, या हम कह सकते 19 ईयर 20 ईयर के प्यार के इसमें वो चले गए, एंड देन गर्ल टर्न्ड ओवर दैट कि नहीं मैं तो साथ में नहीं गई थी। तो सर ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सबसे ज्यादा, मुझे ऐसा लगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा है। आप इस पे क्या मतलब थोड़ा एक्सप्लोर कर पाएंगे? नहीं, ये जो आपका क्वेश्चन है डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उस पर ज़्यादा थॉट मैंने दिया नहीं, बट व्हाटएवर कम्स इन माय माइंड आई एम टेलिंग यू। इसके लिए जो हमारा भारतीय न्याय संहिता नया जो कानून आया है उसमें इसका डेफिनेशन चेंज किया गया। पहले वो प्रॉपर रेप की डेफिनेशन में जाता था और उसकी डेफिनेशन में जाके उसमें सेक्शन लगते थे। अभी उसके लिए एक नया कायदे में नया क्या है, प्रॉमिस टू मैरिज अगर आपने किया है, देन यू आर इनटू द सेक्सुअल रिलेशन विद समबडी, तो उसके लिए एक अलग सेक्शन है। तो मुझे लगता है कि ये कायदा चेंज होने के बाद उस पे जो ग्राउंड लेवल पे अमल बजावनी होगी उसमें इस सिस्टम में चेंज आएगा। और साथ में जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो करेक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही हैं, जिसमें एनजीओ भी एक पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन भी एक पार्ट है, पुलिस भी एक पार्ट है, उनको भी इसमें आगे आके थोड़ा सा काम और करना चाहिए। और सोशल जस्टिस से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या उनको भी थोड़ा सा आगे बढ़ के इसमें काम करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है सोसाइटी, सोसाइटी को भी खुद को चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज कैसे होती है, वो हल्के हल्के चेंज होती है। कोई चेंज मेकर एक आता है, वो फिर वो चेंज को लेके आता है और पॉलिसी मेकर्स उसमें थोड़ा सा अपना इनपुट देते हैं। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड इट विल लॉट ऑफ एफर्ट्स आल्सो। क्योंकि इसमें सर मेरा मतलब मुझे जो ध्यान में आया था, कई बार क्या होता था कि एक म्यूचुअल कंसेंट होता है, देन दे रन अवे, एंड देन अ गर्ल टर्न्स ओवर द बॉय, तो उसका करियर पूरा खत्म हो जाता है। ही गोज टू जेल, वो जहाँ पे कोई उसमें हम क्या करते हैं, हम भी क्या कर रहे हैं उसमें, हमारे यहाँ एक पुलिस काका पुलिस दीदी करके कम्युनिटी पुलिसिंग की एक स्कीम है जिसमें हम हर स्कूल में जाते हैं। हर स्कूल में जाके बच्चों को बताते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो पुलिस काका पुलिस दीदी स्कीम हर पुलिस स्टेशन में ऑर्गेनाइज की गई है और हर स्कूल में हम लोग जा रहे हैं। लेकिन वो लोग जो स्कूल के बाहर हैं उनका क्या, उन लोगों का क्या, उसमें क्या है, वो एनजीओज और जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। सर अभी के यूथ में एक और इशू बहुत ज्यादा सरफेस पे है, वो है ड्रग्स, और उसमें सिंथेटिक ड्रग्स, जिसका एक पूरा कार्टेल कई बार नजरों से दिख जाता है कि कॉलेजेस में अप्रोच किया जाता है यूथ्स को, वो चेक कर रहे हैं कि कौन ज्यादा मतलब उसमें जल्दी ट्रैप हो जाएगा। और बहुत सारा सर ये एकदम अचानक से सरफेस पे आई हुई चीज है, वो भी सिंथेटिक ड्रग्स, जो छूटना इम्पॉसिबल है। मैंने कुछ दिनों पहले सर एक पॉडकास्ट किया था डॉक्टर सचिन परब सर, ही वाज अ स्पेशलिस्ट, ही वाज अ रिप्रेजेंटेटिव एट यूनाइटेड नेशन आल्सो। यस, नशा मुक्ति अभियान में वो भारत सरकार के वो उसमें बॉडी में भी है। उनका वो कहना ही वो था कि एक पूरा कार्टेल चल रहा है इसमें, और सिंथेटिक ड्रग इज द बिगेस्ट इशू। इसमें से अगर कोई एक दो बार भी कर ले तो वो छूट ही नहीं पाता। कभी कभी गांजा इससे उससे तो वो निकल भी जाए। क्या काम चल रहा है सर फिलहाल डिपार्टमेंट में इसके ऊपर? नहीं, डिपार्टमेंट में खास करके अगर पुलिस डिपार्टमेंट में बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट में काफी काम चल रहा है इसमें। और खास करके होम मिनिस्ट्री ने बहुत सारी इनिशिएटिव इसमें लेकर की हुई है। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री जो है उसने बहुत इनिशिएटिव लेती है, जिसमें कि एक इनिशिएटिव का मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा। एनकॉर्ड करके एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है जिसमें कि एसपी उसका अध्यक्ष रहता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग उसके मेंबर हैं। उसकी एनकॉर्ड की मीटिंग हर महीने होती है कलेक्टर साहब के उस चैम्बर में। उसकी मीटिंग का कलेक्टर ही अध्यक्ष रहते हैं उसके, लेकिन एसपी को ऑर्गेनाइज करनी होती है, जिसमें कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पोस्ट डिपार्टमेंट, आपका कॉमर्शियल, ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, इन सबके ऐसे लोग उसमें हैं। ड्रग इंस्पेक्टर्स, इनका कोऑर्डिनेशन मीटिंग होता है और उस हर मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि हमारे यहाँ ड्रग्स को रोकने के लिए क्या क्या स्टेप। जैसे पोस्ट डिपार्टमेंट है तो पोस्ट से आती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो किसी ने गांजा लगाया तो नहीं है ना, ड्रग इंस्पेक्टर है तो मेडिकल पे तो नहीं चल रही है। इंडस्ट्री वाला बंदा उसमें लिया गया है कि कोई इंडस्ट्री ऐसी लगी हुई तो नहीं जहाँ इंडस्ट्री के नाम पे तो इंडस्ट्री चल रही है लेकिन अंदर ड्रग बन रही है, पुलिस डिपार्टमेंट उसमें है ताकि उसका एनफोर्समेंट कर सके। तो मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन इस वक्त चल रहा है
और जो हमारे देश की गवर्नमेंट है उसने भी इस मेनेस को बहुत ही सीरियसली लिया है। नेशनल लेवल पे इसमें एफर्ट्स चल रहे हैं इन्फोर्समेंट के लिए, एट द सेम टाइम अवेयरनेस के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स चल रहे हैं। जैसे हमारे भी लोग जा जाके हमने अभी एंटी ड्रग्स कैंपेन ही लिया था पूरा 15 दिन का। तो हमने एक रैली ऑर्गेनाइज की थी, स्कूलों में जाके भाषण किए थे। तो ऐसा पूरे देश में चल रहा है। खास और अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया भी उसमें अवेयरनेस कर रहा है, फिल्में भी उसमें अवेयरनेस कर रही हैं, कुछ फिल्म्स बनी थी अभी। और खास करके होम मिनिस्ट्री भी इसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो अवेयरनेस, एक तरफ अवेयरनेस है, दूसरी तरफ एनफोर्समेंट है। इन दोनों का एक गुड कॉम्बिनेशन चाहिए। ओनली इन्फोर्समेंट रहेगा, अवेयरनेस नहीं रहेगी, तब भी नहीं हो पाएगा। तो दोनों ही मुझे लगता है बहुत अच्छे स्तर पे काम चल रहा है। बस इस काम को हर डिस्ट्रिक्ट में अच्छे से होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो वहाँ के लोकल जो सिविल सोसाइटी है उसको सामने आके इस काम को कराना चाहिए। क्योंकि दिस पीपल आर कैचिंग देम यंग यस। इन द कॉलेजेस। अब एक बार सर अगर कोई गिरफ्त में आ जाता है 15-20 साल का बच्चा, तो वो सर पूरी लाइफ के लिए अब उसमें चला गया। तो इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। जो अनकॉर्ड वाले इशू में एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में सारे स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं। उनके प्रिंसिपल्स के साथ भी मीटिंग्स उसमें होती हैं। तो उन प्रिंसिपल्स को भी इसके बारे में अवेयर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ एक सोशल इशू और उभर के आता है, वो है जुआ। अब पता नहीं कैसे कहे इस बात पे, फिजिकली जब तक जुआ चलता था सर आप लोग उसको मैनेज करते थे, अब तो जंगली रमी चालू हो गया। तो मतलब लोग उस लत में चले जा रहे हैं। बट सर ये भी तो एक रैकेट टाइप का मतलब स्ट्रक्चर है जुआरियों का। उसमें जंगली रमी, अगर इसकी बात करें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का शायद एक जजमेंट है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जुआ, कि वो डेफिनेशन में अगर कोई चीज क्वालिफाई करती है तो वो जुआ में नहीं आती है, और अगर वो क्वालिफाई नहीं करती है तो वो जुआ में आती है। ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, लेकिन उसमें रेट सामने हमारे यहाँ तो हमने बहुत अच्छी रेट्स उसमें की। आप मेरे टोटल टेन्योर में सुमार 1300 एफआईआर मैंने जुआरियों पे की, करीब 3 करोड़ का मुद्देमाल भी उसमें जब्त किया। हमने तो रोकने की बहुत अच्छी कोशिश की। राइट। एक एस्पेक्ट सर और एक लॉ एंड ऑर्डर का आता है, वो है साइबर क्राइम। राइट। तो सर साइबर क्राइम और डार्क नेट, इन दोनों पे सर मुझे आपका स्टेटमेंट। डार्क नेट पे बहुत ज्यादा काम मैंने नहीं किया। डार्क नेट पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट साइबर क्राइम पे मैंने इस 2 साल के टेन्योर में बहुत काम किया। जैसे ही मैं आया तो क्राइम को डिटेक्शन, मैंने कहा ना कि डिटेक्शन, इन्फोर्समेंट और अवेयरनेस 2 पार्ट हैं, दोनों पे काम करना पड़ेगा आपको। अगर किसी एक पे काम करेंगे तो वो कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। तो अवेयरनेस के लिए हमने क्या किया, साइबर साक्षरता अभियान शुरू किया, जिसमें कि हमने सीरीज ऑफ स्टेप्स लिए, जिसमें हमने ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाए, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बढ़ाई, हमने छोटे-छोटे फ्लेक्स तैयार कराए, और पूरे ज़िले में विलेज टू विलेज हमने वो शुरू किया। साइबर सुरक्षा मित्र बनाए, हर गाँव में हमारा साइबर सुरक्षा मित्र है, उसको ट्रेनिंग दिया हमने यहाँ पे, और वो गाँव में साइबर से रिलेटेड जो अलर्ट्स हैं वो भेजता है। इसके बाद एक वैन तैयार कराई, वैन को बहुत अच्छी-अच्छी जगहों पे लगाया हमने। प्रदर्शनी जब भी हुई, प्रदर्शनी ऑर्गेनाइज कराई हमने, पुलिस प्रदर्शनी ऑर्गेनाइज कराई, उसमें भी साइबर के स्टॉल लगाए। हर स्कूल में साइबर से रिलेटेड अवेयरनेस का हमने प्रोग्राम चालू किया। तो ये हमारा जो साइबर साक्षरता अभियान था, आपने सुना होगा साक्षरता अभियान शुरू हुआ था 99 में या 91 या 92 में, हमने साइबर साक्षरता अभियान शुरू किया। इसके लिए डीजी ऑफिस ने इसको एप्रिशिएट किया, और हम हमारे जिस बंदे कांस्टेबल जो काम करता था उसमें, उसको डीजी इंसिग्निया भी मिला। साइबर साक्षरता अभियान से हमारी अवेयरनेस बढ़ी। एट द सेम टाइम हमने फिर यहाँ पर पुलिस स्टेशन नहीं था, साइबर पुलिस स्टेशन नहीं था, इनॉग्रेटेड नहीं था, तो प्रॉपर एक साइबर पुलिस स्टेशन शुरू किया। मतलब जैसा आप पुलिस स्टेशन देखते हैं, ऐसा एक साइबर पुलिस स्टेशन भी है एसपी ऑफिस में। वहाँ पर हमने पीआई नियुक्त किया और स्टाफ उसमें डाला। उसमें 1 लाख से ऊपर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो वो साइबर पुलिस स्टेशन उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू किया और बहुत सारे केस डिटेक्ट करना शुरू किया। सर मतलब महाराष्ट्र में भी जामताड़ा है? महाराष्ट्र में जामताड़ा नहीं है, महाराष्ट्र में जामताड़ा नहीं है, बट आजकल कुछ राजस्थान के कुछ एरियाज हैं जहाँ से केसेस, वर्धा के बहुत सारे आए। सभी है, तो वहाँ से यहाँ पे ट्रैपिंग चल रही है। हाँ, ट्रैपिंग हो रही है। सर उतना ट्रेंड स्टाफ होता है साइबर क्राइम को, जैसे जो हैकर्स है या वो लोग जो पूरा ट्रेंड स्टाफ नहीं है हमारे पास, ये कमी है। लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग विंग है डीजी ऑफिस की, वो इस पे बहुत दिन रात काम कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो
सर्टेन करके जो एक एजेंसी है वो इस पे बहुत काम कर रही है और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो रही है इसमें। ओके। स्टाफ बहुत तेज़ी से चीज़ें अडॉप्ट कर रहा है, नया स्टाफ। और कुछ दिन में मतलब हम देखेंगे कि इस पे बहुत अच्छा बजट निर्माण हो जाएगा। क्या बात है सर। हुँ। सर एनी मैसेज टू व्यूअर्स, क्योंकि पॉडकास्ट बहुत सारे एस्पेक्ट पे हमने कवर किया हाँ, है होपफुली एक फाइनल मैसेज आप व्यूअर्स के लिए क्या देना चाहेंगे? नहीं, मैसेज पब्लिक को चूँकि मेरा लास्ट डे है तो वर्धा की आज ख़ास करके आपका वर्धा में ही पॉडकास्ट ज़्यादा फ़ेमस रहता है। वर्धा कहो या महाराष्ट्र कहो, वर्धा की जनता ने जो हमको प्यार दिया, जो प्रेम, सम्मान, मान-सम्मान, आदर, विश्वास जो दिया उसके लिए मैं वर्धा की जनता का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रख के मुझे 2 साल यहाँ काम करने का मौका दिया। उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैंने भी दिल लगा के अपना सब कुछ लगा के फिर मैंने यहाँ पर उनको उनके लिए काम किया। मुझे सैटिस्फैक्शन है कि मैं आज मेरे जा रहा हूँ तो मेरे पास करीब 3000 मैसेज लोगों ने किए हैं डिफरेंट मेरे मीडियम पे। आई मीन व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और डिफरेंट चैनल हैं। लोगों ने मतलब वो सब मैसेज में ये लिखा है वी विल मिस यू, वी विल मिस यू, ये थैंक यू फॉर गिविंग मी योर सर्विसेज। तो ये मेरे काम की पावती है जो लोगों ने दी है, तो इसके लिए मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा वर्धा की जनता के लिए। वो इस तरीके से है कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होगा। चिराग है, जहाँ भी जाएगा रोशनी मिलती रहेगी, उसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। तो आज यहाँ रोशनी हमने फैलाई, कहीं और जाएँगे कहाँ, वहाँ भी लोगों की हेल्प करेंगे, वहाँ भी रोशनी फैलाएँगे। नहीं, आपकी जैसी पर्सनैलिटी सर, ऐसे मतलब ये माइंडसेट के ऑफिसर्स आने चाहिए जो हमने वर्धा वासियों ने एक्सपीरियंस किया, जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी, जो फॉल ऑफ क्राइम रेट हमने एक्सपीरियंस किया। मैं आपको पूरी शुभकामना देता हूँ कि आप जहाँ पर भी जाएंगे यू विल बी गाइडेड एज द बेस्ट ऑफिसर देयर आल्सो। और पूरी शुभकामनाएं सर हमारे। बेस्ट तो नहीं पता बट मेरी कोशिश बेस्ट होगी। मैं यहाँ पे आया था, ज्वाइन किया था, तो मैंने कहा था पहले अपने भाषण में कि ये तो पता नहीं कि मैं कितना यशस्वी हो पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश 100%। वो भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था सर कि आपको कई लोगों ने बताया था कि वर्धा इज दिस काइंड ऑफ अ टेरिटरी। कैन यू शेयर दैट? नहीं, जब आया था तो लोगों ने बोला कि वर्धा के लोग बहुत बुरे हैं, वर्धा में क्राइम बहुत बुरा है, पॉलिटिशियन अच्छे नहीं हैं और ट्रिकी लोग हैं। ऐसा लोगों ने इंटेलिजेंस दिया था मुझे, लेकिन 2 साल के पीरियड में मैंने ये फील किया कि वर्धा की जनता बहुत अच्छी है, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के, बहुत प्रेम देने वाले लोग हैं, बहुत सीधे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और मैं आज भाषण में मैं ज़िक्र कर रहा था कि मैं आया तो इंडिविजुअल था, लेकिन एक वर्धा का एक परिवार का हिस्सा होके मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अपने परिवार को छोड़ के यहाँ जा रहा हूँ। दोज आर बिग वर्ड्स। मतलब सर आपके फ्यूचर मतलब पूरे प्रोग्रेस के लिए हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। लेट्स सी कि आप सच में इंस्पेक्टर जनरल बन के फिर से लौटे। थैंक यू फॉर योर शुभकामनाएं और आपकी वेल विशेस हमें रहनी चाहिए। थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू सर। थैंक यू।